अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर आप सबको खुशामदीद। दोस्तों हम डिस्कस कर रहे हैं सेल चैप्टर को फर्स्ट ईयर के बायोलॉजी में, ठीक है। और पिछले लेक्चर में हमने बात की थी साइटोप्लाज्म के बारे में और मैंने डिस्कस किया था राइबोसोम के स्ट्रक्चर को, चूँकि हम सेलुलर ऑर्गेनेलिस को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो आज जो लेक्चर है वो है हमारा लाइसोसोम के ऊपर। क्या? लाइसो और दूसरा लफ्ज़ है इसके साथ सोम। तो लाइसोसोम क्या है, ठीक है, इसका मतलब क्या है। देखिए, लाइसो निकला हुआ है लाइसिस से। किस चीज़ से? लाइसिस से। और लाइसिस का मतलब होता है स्प्लिटिंग, ब्रेक डाउन। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, किसी चीज़ को टुकड़े टुकड़े करना, स्प्लिटिंग, तोड़ देना, ठीक है। और इस तरह हम कह सकते हैं कि लाइसिस का मतलब डाइजेशन भी होता है, किसी चीज़ को खाना और फिर उसको टुकड़े टुकड़े करना। और सोम कहते हैं सोमा से निकला हुआ है, और सोमा कहते हैं बॉडी को, यानी वो सेलुलर ऑर्गेनेली जो हमारे सेल में मुख्तलिफ चीज़ों की डाइजेशन और स्प्लिटिंग और ब्रेकडाउन करती है, उसको हम लाइसोसोम कहते हैं, ठीक है। ओके, फिर बात करते हैं इसकी डिस्कवरी के बारे में कि इसको किसने डिस्कवर किया था। लाइसोसोम्स को सबसे पहले सेल के अंदर किसने देखा था, ठीक है। तो लाइसोसोम को एक बेल्जियन साइटोलॉजिस्ट था। कहाँ का? एक बेल्जियन साइटोलॉजिस्ट, यानी सेल का माहिर था, जिसका नाम था डी डू। क्या नाम था? डी डू। इसने इसको डिस्कवर किया था। कब किया था? 1950 में, 1950 में। और फिर किस चीज़ में डिस्कवर किया था इसको डिस्कवर किया था लीवर सेल्स में। कहाँ पर? लीवर सेल्स में सबसे पहले इसको डिस्कवर किया गया था, ठीक है। और फिर 1974 में, 1974 में इस बंदे को यानी डीडू साहब को नोबेल प्राइज़ दिया गया। किस बात के लिए? इस डिस्कवरी के लिए, ठीक है। तो नोबेल प्राइज़ इसको 1974 में मिल गया, ठीक है। फिर हम बात करते हैं लाइसोसोम की शेप की, कि इनका शेप क्या होता है। तो ये ज़्यादातर दो ख़ास शेप्स में पाए जाते हैं, या तो हम कहते हैं स्फेरिकल होते हैं, चलो स्फेरिकल, या सर्कुलर होते हैं, स्फेरिकल या सर्कुलर, इस तरह से ये इनका शेप होता है, ठीक है। फिर हम इनकी नंबर की बात करें कि एक सेल में कितनी होती है नंबर, एक सेल में कितनी राइबोसोम्स और लाइसोसोम्स होती है। तो अगर हम इनकी नंबर की बात करें तो इनकी नंबर डिपेंड करती है सेल के फंक्शन पर, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन, मैं लिख देता हूँ यहाँ, डिपेंड्स ऑन सेल फंक्शन। अगर सेल ज़्यादा फंक्शनल हो और उसके अंदर ज़्यादातर ख़तरनाक चीज़ों का आना जाना होता है, तो देखिए, अगर कोई ख़ास बंदा हो ना, प्राइम मिनिस्टर हो या कोई और वजारत में हो, तो ख़ास बंदा होता है। तो जब ख़ास बंदा होता है तो उसके सिक्योरिटी गार्ड्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसी तरह वो सेल हमारे बॉडी में जो ज़्यादातर फंक्शनल होता है, उसके अंदर लोगों का आना जाना होता है, चीज़ों का आना जाना होता है, तो उस सेल में जो है वो ऐसी चीज़ें भी आ सकती है जो सेल को नुकसान भी पहुंचा सकती है। तो उस सेल में लाइसोसोम की तादाद ज़्यादा होगी, ठीक है। लाइसोसोम की साइज़ की अगर हम बात करें, साइज़, तो इनका साइज़ होता है 0.2 से लेकर 0.8 माइक्रोमीटर तक होता है। ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कौन से सेल में ये पाए जाते हैं लाइसोसोम्स, कौन से सेल में होते हैं। तो ये ज़्यादातर यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक सेल में, और ख़ासकर एनिमल सेल में ज़्यादातर ये पाए जाते हैं, ठीक है। प्लांट में ज़्यादातर होते भी नहीं है। तो ये इनका जो है वो कौन से सेल में होते हैं, ये बात हो गई। अब हम बात करते हैं राइबोसोम की स्ट्रक्चर की। थोड़ी सी हम राइबोसोम की स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो लाइसोसोम के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो लाइसोसोम के 2 पार्ट्स होते हैं। कौन से पार्ट्स? 2 पार्ट्स, ओनली 2 पार्ट्स। एक होता है इसका मेम्ब्रेन, ठीक है, एक होता है इसका मेम्ब्रेन, और दूसरा होता है इसका क्या? मैट्रिक्स। यानी इस मेम्ब्रेन के अंदर जो चीज़ें पड़े होते हैं उनको हम
मैट्रिक्स कहते हैं। देखिए इस तरह से। ओके, और चीज़ों को भी लिख देता हूँ, फिर बाद में बात करते हैं। अब इनके मेम्ब्रेन में क्या क्या होते हैं और इनके मैट्रिक्स में क्या क्या होते हैं, तो यहाँ पर लिख देता हूँ। इनके मेम्ब्रेन में ज़्यादातर ये जो मेम्ब्रेन होता है ये एक लिपिड बाइलेयर होता है, ये एक लिपिड बाइलेयर होता है, यानी लिपिड के 2 लेयर से बना होता है। दूसरा हम कहते हैं कि इसमें कुछ प्रोटॉन पंप होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटॉन पंप होते हैं। अब ये किस लिए होते हैं अभी बता देता हूँ, ठीक है। फिर इसके अंदर प्रोटीन चैनल्स होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन चैनल्स होते हैं, ताकि इसके अंदर एंजाइम्स वगैरह भी आ सके। इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं ना, ओके, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। तो ये मेम्ब्रेन में। अब मैट्रिक्स में क्या होता है? मैट्रिक्स में ज़्यादातर जो है वो प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटियोलाइटिक प्रोटीन को लाइस करता है, ब्रेक डाउन करता है, प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। और इसके मैट्रिक्स का जो पीएच है, पीएच वो कितना होता है? तकरीबन 4.5 से लेकर 5 तक इसका जो है क्या होता है दोस्तों? पीएच होता है। किसका? लाइसोसोम के मैट्रिक्स का। अब देखिए मैं आपको यहाँ पर डायग्राम बना के दिखाता हूँ, ठीक है। तो लाइसोसोम एक सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है। अब देखिए यहाँ, चलिए यहीं पर बना लेता है। ये इस तरह मैंने बनाया एक लाइसोसोम। अब आपको मैंने कहा कि ये एक लिपिड बाइलेयर होता है, तो चलो हम भी इसी तरह से 2 लेयर्स बना देते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये फास्फोलिपिड बाइलेयर होते हैं इस तरह से, ठीक है, जैसा कि आपका सेल मेम्ब्रेन होता है, लेकिन उनमें कुछ थोड़े से डिफरेंसेस ज़रूर होते हैं इस तरह से, ठीक है। ये मेम्ब्रेन हो गई। फिर इसके अंदर क्या होते हैं? लिपिड्स होते हैं, ये इनका मेम्ब्रेन हो गया। और फिर हम कहते हैं कि इसमें कुछ प्रोटीन चैनल्स होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन चैनल्स होते हैं। और इनमें स्पेशल टाइप ऑफ पंप्स होते हैं, जिनको हम प्रोटॉन पंप्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल्स के लिए हम लिख देते हैं, ये प्रोटीन चैनल्स हो गए। क्या हो गए? ये प्रोटीन चैनल्स हैं इस तरह से, ठीक है। और इसके साथ साथ इनमें प्रोटॉन के पंप होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटॉन के पंप होते हैं। अब इन प्रोटॉन के पंप्स के थ्रू ये क्या करते हैं? ये इस तरह करते हैं। और फिर हम जानते हैं कि इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स पड़े होते हैं, और इनका पीएच जो है वो बहुत कम होता है। देखिए 4 से लेकर 5 तक, यानी ये एसिडिक है। अब क्यों एसिडिक है? क्योंकि ये साइटोप्लाज्म से प्रोटॉन्स को क्या करता है? अंदर पंप करता है। तो इन प्रोटॉन पंप्स के थ्रू साइटोप्लाज्म से ये क्या उठाता है? ये हाइड्रोजन आयंस को, यानी हाइड्रोजन प्लस आयंस को उठाता है और यहाँ पर इनको जमा करता है। तो वो सोल्यूशन जिसमें हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम, आपको पता है कि एसिडिक कहते हैं, ठीक है। और इनके थ्रू कुछ प्रोटीन्स अंदर और बाहर आते जाते हैं। तो ये प्रोटीन पंप से इस तरह इसके अंदर इस तरह भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ये लाइसोसोम का एक बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर मैंने आपको बनाया, ठीक है। अब चलते हैं और डिस्कस करते हैं लाइसोसोम की टाइप्स को, कि लाइसोसोम्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो 4 टाइप्स के लाइसोसोम होते हैं दोस्तों। एक होता है प्राइमरी लाइसोसोम। क्या होता है? प्राइमरी लाइसोसोम। अब प्राइमरी लाइसोसोम होता क्या है? देखिए बहुत सिंपल अल्फाज में मैं आपको समझाऊंगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। प्राइमरी वो लाइसोसोम होता है जिसके अंदर इनएक्टिव डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स इनके अंदर पाए जाते हैं प्राइमरी लाइसोसोम में, वो क्या होता है? इनएक्टिव होता है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ, इट कंटेन्स इनएक्टिव डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अभी ये जो एंजाइम्स होते हैं ये छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। और इनको हम स्टोरेज ग्रेन्यूल्स भी कहते हैं। ये क्या है? प्राइमरी लाइसोसोम्स को हम स्टोरेज ग्रेन्यूल्स भी कहते हैं, समझ गए। तो प्राइमरी लाइसोसोम वो लाइसोसोम होता है जिसके अंदर एंजाइम्स तो होते हैं, प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स तो होते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स, कहाँ चली गई? ये
इसके मैट्रिक्स में प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स तो होते हैं लेकिन वो इनएक्टिव होते हैं, काम नहीं कर सकते। ठीक है, अब नेक्स्ट होता है सेकेंडरी लाइसोसोम। क्या होता है? सेकेंडरी लाइसोसोम। अब सेकेंडरी लाइसोसोम में क्या होता है? सेकेंडरी लाइसोसोम में वही चीज़ें होती है लेकिन यहाँ पर एंजाइम्स जो है वो एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम कहते हैं दे कंटेन एक्टिव डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक है, अब जब ये सेकेंडरी लाइसोसोम किस चीज़ से बनता है? प्राइमरी लाइसोसोम से। क्यों? क्योंकि इनके अंदर एंजाइम्स इनएक्टिव होते हैं और यहाँ पर एक्टिव हो जाते हैं। तो जब एंजाइम्स एक्टिव हो जाते हैं तो उस लाइसोसोम को हम कहते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तीसरा जो किस्म है लाइसोसोम का वो है टर्शरी लाइसोसोम। कौन सा लाइसोसोम? टर्शरी लाइसोसोम। देखिए ये बातें आपने सीखी है, इंशाल्लाह आपको कोई दुश्वारी नहीं होगी अपनी स्टडीज़ को कैरी करने में। ठीक है, तो ये टर्शरी लाइसोसोम क्या है? टर्शरी लाइसोसोम ज़्यादातर एक्सोसाइटोसिस के लिए यूज़ होता है। किस लिए? एक्सोसाइटोसिस के लिए। यानी अगर आप किसी अनडाइजेस्टेड फूड सब्सटेंसेस को, किसी अनडाइजेस्टेड फूड चीज़ों को आप सेल के बाहर फेंकना चाहते हैं तो वो टर्शरी लाइसोसोम में पैक हो जाता है और फिर उसको सेल बाहर निकालता है। तो इसमें क्या होते हैं? अनडाइजेस्टेड फूड सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है, ये कोई ब्रेकडाउन वगैरह नहीं करता। ठीक है, और चौथा किस्म है लाइसोसोम का जिसे हम कहते हैं ऑटोफैगोसोम। क्या कहते हैं उसको हम? ऑटोफैगोसोम। ठीक है, तो ये लाइसोसोम का चौथा किस्म हो गया, समझ गए। अब ये क्या है? इसके अंदर डाइजेस्टिव सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं। डाइजेस्टेड सेल ऑर्गेनेलीज इसके अंदर होते हैं। देखिए हमारे सेल के अंदर कुछ ऑर्गेनेलीज जो है उनका जब टाइम मुकम्मल हो जाता है तो उनको ख़त्म करके दूसरे बनाए जाते हैं। ठीक है, आपको मैं मिसाल दे दूं, अगर आपके घर में कोई बर्तन जो है वो टूट जाए तो फिर आप क्या करते हैं? आप उन बर्तनों को डस्टबिन में डाल देते हैं। ठीक है, तो अगर कोई सेल ऑर्गेनेली ख़राब हो जाए तो उनको एक लाइसोसोम एनगल्फ करता है, खा लेता है, जिसको हम ऑटोफैगोसोम कहते हैं। ये भी लाइसोसोम की एक किस्म होती है। ठीक है दोस्तों, ये बात हो गई। अब हमने बात की लाइसोसोम की इंट्रोडक्शन की, फिर हमने इसके स्ट्रक्चर की बात की, फिर हमने इसकी टाइप्स की बात की। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लाइसोसोम की कंपोजिशन और फंक्शंस के बारे में। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में यहीं पर मिलते हैं।